आइए आज हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस की आगे दूसरी कड़ी, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस सेकंड या डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आज हम लोगों को समझना है कि फोटोसिंथेसिस सेकंड यानी डार्क रिएक्शन, कल के डेट में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन देखा था, तो आज डार्क रिएक्शन क्या है। तो ये आपका डार्क रिएक्शन, यानी कल हम लोगों ने एक बात देखी थी कि फोटोसिंथेसिस में कपल्ड रिएक्शन है, डबल रिएक्शन है। एक रिएक्शन है जिसके द्वारा वाटर से ऑक्सीजन पैदा होता है और जिसे हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन। उसी तरह यह दूसरा रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होके ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होके ग्लूकोज का निर्माण करता है, इसमें डायरेक्ट लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इनडायरेक्ट लाइट की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होगा, तो इस प्रक्रिया में एटीपी और NADPH प्लस H प्लस की आवश्यकता होगी और एटीपी तथा NADPH प्लस H का निर्माण लाइट रिएक्शन के द्वारा होता है और लाइट रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक एटीपी और NADPH की सप्लाई नहीं हो, और एटीपी और NADPH की सप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक लाइट रिएक्शन नहीं चले, और लाइट रिएक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक लाइट नहीं हो। तो डार्क रिएक्शन में लाइट की डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है। अब ये डार्क रिएक्शन जो है, इसे हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल या बायोकेमिकल फेज या कार्बन एसिमिलेशन या फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल PCR साइकिल या रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इतनी सारी नाम से इसे हम लोग जानते हैं। डार्क रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन्स but Kelvin cycle discovered by Kelvin Benson. इस रिएक्शन केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड होता है, इसलिए केल्विन साइकिल का दूसरा नाम C3 साइकिल। केल्विन साहब ने इस डार्क रिएक्शन की स्टडी क्लोरेला और सिंडेशमस नामक एल्गी में किया था, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्रोमेटोग्राफी नामक टेक्निक और C14 रेडियो आइसोटोप का यूज किया था, जिसके द्वारा उन्होंने C3 साइकिल को ट्रेस आउट किया। हिल्स ने भी लाइट रिएक्शन को ट्रेस करने के लिए O18 का यूज किया था। इन्होंने C3 साइकिल को ट्रेस करने के लिए C14 का यूज किया था।
C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम है रूबिस्को, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्जिलेज ऑक्सीजनेज। ये C3 साइकिल का मेन एंजाइम है। लाइट रिएक्शन कहां होता है तो थाइलाक्वाइड में होता है। उसी तरह C3 साइकिल स्ट्रोमा में चलता है और रूबिस्को एंजाइम भी स्ट्रोमा में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में इंटर करता है तो वहां एक कंपाउंड है राइबुलोज बाइफॉस्फेट, जो सबसे पहले कार्बन डाई को एक्सेप्ट करता है। 6 बार केल्विन साइकिल चलने से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का उत्पादन होता है। कितना? 6 बार। 6 बार केल्विन साइकिल चलने से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का उत्पादन होता है। आइए अब देखते हैं हम केल्विन साइकिल को। इसमें 4 स्टेप है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्जाइलेशन, जिसके द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड RuBp से बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब RuBp से बाइंड करेगा तो RuBp 5 कार्बन का कंपाउंड। पांच कार्बन का कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन का कंपाउंड है और CO2 में 1 कार्बन है। तो एक कार्बन और 5 कार्बन मिला के हुआ 6 कार्बन। तो CO2 जब RuBp से मिलेगा तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होने चाहिए, लेकिन ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। कौन कौन? तो पहला होगा 3PGA और दूसरा भी 3PGA, यानी RuBp और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर 2 मॉलिक्यूल 3PGA बनाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम केल्विन साइकिल या C3 साइकिल है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आगे चलकर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड नहीं, 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड जब कार्बन डाइऑक्साइड RuBp के साथ बाइंड करेगा तो फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड का निर्माण करेगा। तो एक मॉलिक्यूल RuBp और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड का निर्माण करेगा और ये 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड अब कन्वर्ट करेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में।
तो फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड को फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए एटीपी और NADPH की आवश्यकता है, और इस तरह इस फेज को हम लोग कहते हैं रिडक्शन फेज। पहला हुआ कार्बोक्जाइलेशन फेज और दूसरा हुआ रिडक्शन फेज। अब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। तो जितना फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना है वो सब का सब कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा, उसमें से कार्बोहाइड्रेट बनेगा लेकिन और बचा हुआ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड RUBP का निर्माण करेगा, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। तो इसको कहते हैं रीजनरेशन फेज। रीजनरेशन फेज में भी एटीपी की आवश्यकता होती है। कहता है कि एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड जब RUBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट नामक एक्सेप्टर के साथ बाइंड होता है और इसके बाइंड होने से दो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनता है, तो इसमें और इस फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है, तो दो मॉलिक्यूल एटीपी और एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल एटीपी और दो मॉलिक्यूल NADPH की आवश्यकता। तो एक ग्लूकोज बनने में 6 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। तो इस प्रकार 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक ग्लूकोज बनने में 12 ATP और 12 NADPH प्लस H की आवश्यकता हो। और रीजनरेशन फेज में 6 ATP की आवश्यकता। तो इस प्रकार एक केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH और 3 ATP एक साइकिल में। तो 6 साइकिल में 6 3 18 ATP और 12 NADPH का खर्च होगा। आइए और इसको डिटेल देखते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड राइबुलोज 1 बाइफॉस्फेट से मिलकर 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, पहले 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनाता है, तब ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है, और फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना करके क्या बना रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से ये बन जा रहा है सुक्रोज, और रिमेनिंग कंपाउंड आगे बढ़ते हुए फिर क्या बना रहा है? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो मुख्य रूप से आपको जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसराइड से 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फ्रुक्टोज
1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, सुक्रोज, और सब उसके बाद आगे आकर के क्या बना देगा, राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट। ये साइकिल जो चलता है, अभी जो आपने केल्विन साइकिल देखा, वो कहां देखा, C3 प्लांट कि कार्बन डाइऑक्साइड मेजोफिल सेल में रूबिस्को के उपस्थिति में केल्विन साइकिल चलाता है। और केल्विन साइकिल से क्या होता है कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। पहला कंपाउंड कौन बनता है, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड PGA, और PGA क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से सुक्रोज का निर्माण होगा, पहले ग्लूकोज बनेगा, उससे सुक्रोज बनेगा, और पुनः साइकिल रिपीट होगा। इसी तरह केल्विन साइकिल दूसरे पौधों में भी चलता है, और भी तो दुनिया के तमाम पौधे हैं उसमें केल्विन साइकिल चलना होगा। लेकिन एडिशनल कुछ और भी साइकिल चलते हैं जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। तो जिन पौधों में केवल केल्विन साइकिल चले उन्हें हम लोग कौन सा प्लांट कहते हैं, C3 प्लांट। तो C3 प्लांट में चल, क्या कि केल्विन साइकिल का नाम है C3 साइकिल, तो केवल C3 साइकिल जिन पौधों में चले उनका नाम क्या होगा, C3 प्लांट। अब आइए हम लोग बात करें C4 प्लांट। एक मिनट रुकिए, हम फिर आ रहे हैं। कहाँ चले हम, कैसे नहीं। थोड़ा सा स्लाइड में गड़बड़ी हो गई थी। हमारी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, थोड़ा सा स्लाइड गड़बड़ हो गया था, जो खोज रहे थे नहीं मिल पा रहा।
केल्विन साइकिल में समझा रहा था लेकिन मन के लायक नहीं समझा रहा था। आइए एक बार देखिए यही समझाना चाह रहा था कि केल्विन साइकिल में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिलना। तो 5 कार्बन और 1 कार्बन से 6 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनना, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। और फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड के रिडक्शन से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनने में 2 मॉलिक्यूल एटीपी और 2 मॉलिक्यूल NADPH का खर्च होना, और 1 PgAl के 1 मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में बदलने पर 1 ATP का खर्च होना। यानी 1 कार्बन डाइऑक्साइड पर 2 और 1 3 ATP और 2 NADPH का खर्च होता है, इसलिए 3 ATP और 2 NADPH हुआ। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होगा, 12 NADPH और 18 ATP खर्च होगा। कहता है कि फर्स्ट स्टेबल, ये तो 3 कार्बन, यहां जो बन रहा है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन कार्बोक्सिलेशन में फर्स्ट स्टेबल 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है। यस, तो वो क्या बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 यहां सुक्रोज बनाने से पहले बनता फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब देखिए यहां उन्हीं बातों को हमने दिखाया कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं तो 12 PgA बन रहा है। तो देखिए 12 ATP और 12 NADPH खर्च हुआ, और 12 फिर क्या बना उससे PgAl फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इससे क्या बना, 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाया, क्या, ग्लूकोज या शुगर। बाकी 10 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाया क्या, 6 RUBP, क्योंकि 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड में 10 या 30 कार्बन होगा, और 6 RUBP में 6 गुणे 5 30 कार्बन होगा। तो यहाँ 6 ATP खर्चा होगा। तो 6 ATP यहां खर्च हुआ और 12 ATP यहां खर्च हुआ। इस प्रकार टोटल कितना हो गया, 18 ATP। तो पूछा जाए कि एक ग्लूकोज बनाने में कितना ATP खर्च है, 18 ATP। और एक केल्विन साइकिल में कितना ATP खर्च है, 2 ATP। याद रखेंगे। अब आइए दूसरी बात हम करेंगे, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म या कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल DCA साइकिल या C4 साइकिल या H एंड स्लैक साइक पाथवे। जिस तरह C3 साइकिल था उस तरह ये C4 साइकिल है। C4 साइकिल है, C3 साइकिल C3 प्लांट में होता था, इस प्रकार C4 साइकिल C4 प्लांट्स में होगा। C3 साइकिल का इन्वेंशन बेंसन और कैल्विन ने किया था, उसी तरह H एंड स्लैक नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मेज और शुगर केन में ये स्टडी किया था C4 साइकिल का। C3 साइकिल में पहला स्टेबल कंपाउंड का जो निर्माण होता था वो 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक था। उसी तरह इस साइकिल में जो पहला 4 कार्बन का कंपाउंड का निर्माण होता है उसका नाम ऑक्जेलोएसिटिक साइकिल, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। C4 cycle occur in 1500 species of the 9 family of angiosperm.
बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर मोनोकॉट, याद रखेंगे, विच आर बिलोंग टू फैमिलीज ग्रामिनी, सुगर केन, मेज एंड सॉर्गन एंड साइप्रेसी। सुगर केन, मेज और सॉर्गम, ये तीनों याद रखना है। C4 पौधों के लीफ में स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है जिसे हम लोग क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। अब क्रांच एनाटॉमी में क्या रहता है, इस बातों को आप देख ले। क्रांच एनाटॉमी किसे कहते हैं? आप देखिए, ये एनाटॉमी को क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। यहां आप देख लें, ये लीफ की स्थिति दिख रही है। यहां पर ये वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर टिश्यू के चारों ओर देखिए मेजोफिल सेल है, सॉरी बंडल सिथ सेल है। वेस्कुलर टिश्यू के चारों ओर क्या है? बंडल सिथ। और बंडल सिथ के चारों ओर क्या है? मेजोफिल। तो ये मेजोफिल सेल हुआ। मेजोफिल से कौन कनेक्टेड है? बंडल सिथ। और बंडल सिथ से कौन कनेक्टेड है? वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू। इस तरह की अरेंजमेंट C3 प्लांट्स के लीफ में नहीं होती है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं क्रांच एनाटॉमी। क्रांच एनाटॉमी प्रेजेंट इन लीफ ऑफ C4 प्लांट्स। इसकी पहली फीचर क्या है? ग्रीन बंडल सीथ सेल। मैंने ये बंडल सीथ का चारों ओर से पाया जाना। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन लीफ सेल। क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीथ और क्रांच सेल लार्जर एंड विदाउट ग्रोना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बंडल सीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो बड़े होंगे और ग्रेनम नहीं होंगे। और मेजोफिल का क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल एंड विथ ग्रेना। रूबिस्को प्रेजेंट, रूबिस्को एंजाइम है बंडल सीथ सेल, while the पेप्केज एंजाइम इज मेजोफिल सेल। आपको याद होगा कि C3 प्लांट में ये जो रूबिस्को है वो कहां पाया जाता था? तो मेजोफिल सेल में। इसलिए केल्विन साइकिल वहां चलता था मेजोफिल सेल में। लेकिन यहां रूबिस्को पाया जाता है बंडल सिथ सेल में, इसलिए केल्विन साइकिल कहां चलेगा? बंडल सिथ सेल में। फोटोसिंथेटिकली C4 प्लांट। तो फोटो रिस्पायरेशन क्या है, यही बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। एट द साइट ऑफ रूबिस्को नो O2 इज रिलीज and mesophil cell pump more CO2 for C3 साइकिल। कहता है कि C3 प्लांट्स में ऑक्सीजन रूबिस्को एंजाइम के काम को रोक देता है, जबकि C4 प्लांट में रूबिस्को एंजाइम के काम को ऑक्सीजन नहीं रोकता है। तो ऑक्सीजन जब रूबिस्को पर इनहिबिटरी इफेक्ट देता है तो उसे हम लोग फोटो रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। C4 प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल हैबिटाट। C4 प्लांट्स कहां पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल हैबिटाट विथ हाई टेम्परेचर एंड लो वाटर अवेलेबिलिटी एंड इंटेंस लाइट। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। और ये एक्सेप्शन या 3 कार्बन के कंपाउंड का कार्बोक्सिलेशन मेजोफिल सेल में होता है और सेकंड कार्बोक्सिलेशन और फाइनल CO2 फिक्सेशन इन C3 साइकिल ऑकर इन बंडल सीथ। तो देख रहे हैं C4 प्लांट वो है जिसके बंडल सीथ में C3 साइकिल चलता है और मेजोफिल सेल में C4 साइकिल चलता है। यहां एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH2 और 30 ATP खर्च होता है, याद रखिएगा। वहां क्या था?
12 NADPH2 और 18 ATP, यहां 30 ATP है। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एक एंजाइम है जो एटीपी को एएमपी में बदलता है। is the low temperature sensitive enzyme which is found in C4 and CAM pathway। यही कारण है कि C4 प्लांट में लो टेम्परेचर पर पुअर फोटोसिंथेसिस होता है, हाई टेम्परेचर पर सक्सेसफुल फोटोसिंथेसिस का रेट आता है। ये देखिए C3 प्लांट और C4 प्लांट्स की तुलना कर रहे हैं। यहां देखिए मेजोफिल सेल कहां है और वेस्कुलर टिश्यू के चारों ओर बंडल सीथ सेल है यहां पे। लेकिन यहां देखिए बंडल सीथ के चारों ओर क्या है, मेजोफिल सेल। और C4 प्लांट में क्या होता है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, अभी आपने जाना। मेजोफिल सेल में अलग रिएक्शन और बंडल सीथ में अलग। मेजोफिल सेल में भी कार्बन डाइऑक्साइड आता है और बंडल सीथ में भी। देखिए यह है मेजोफिल सेल और यह है बंडल सीथ सेल। मेजोफिल सेल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आकर बना देता है मैलेट जो 4 कार्बन का है। ये मैलेट जो है सो बंडल मेजोफिल सेल से आ जाएगा कहां, बंडल सीथ सेल में, और पुनः बन जाएगा किसमें, पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो याद रख लीजिए कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यहां CO2 का एक्सेप्टर है मेजोफिल सेल में, और जब मैलेट कन्वर्ट करता है फॉस्फोइनॉल में तो फिर CO2 निकल जाएगा। ये CO2 कहां निकला, बंडल सीथ सेल में, फिर इससे केल्विन साइकिल चलेगा। एकदम सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड मेजोफिल सेल में आएगा जहां मैलेट बनाएगा, और मैलेट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल सीथ सेल में, और मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, केल्विन बेंजल साइकिल चलाएगा। कहां, बंडल सीथ सेल में। बातें मेरी समझ में आ रही या नहीं? यस सर। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? नो सर। चलिए अब देखिए डिटेल, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक हाइट कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां आ गया, मेजोफिल सेल में। किससे जुड़ा, फॉस्फोइनॉल। तो इसको हमने कहा था प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन, देखो लिखा हुआ है। और ये क्या बना दिया, C4 एसिड। कौन सा एसिड, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर क्या करेगा, मैलिक एसिड बनाएगा। यहां देखो इसी मेजोफिल को, यहां इसकी पूरी बात यहां देखो, CO2 आया, पी कार्बोक्सिलेज के उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड कहां आ गया, बंडल सीथ सेल में। और फिर मैलिक एसिड किस में बदल गया, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कहां चला गया, फिर मेजोफिल सेल में, और क्या बना दिया, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ऑक्जेलो एसिटिक, और ये CO2 जो है यहां केल्विन साइकिल चलाएगा, जिससे शुगर बनेगा, और ये शुगर वेस्कुलर टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने ये बात समझा कि मेजोफिल सेल में प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन और बंडल सीथ में सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन और केल्विन साइकिल याद रखेंगे। और यहां 18 NADH2 प्लस 30 ATP का खर्च होगा।
A special feature of C4 plant. C4 plant more efficient photosynthetic plant at present CO2 concentration. C4 plant possesses low CO2 compensation point. अभी आ रहे compensation point. The productivity or fertility in C4 plant does not increase when CO2 concentration increase above atmospheric level. Because present level of atmospheric CO2 is generally not limiting factor of CO2. Mesophil cell pump more CO2 for Kelvin cycle. Concentration of CO2 is high around the site of Rubisco. In C4 plant, thus little or no chance of photorespiration. तो पहला बात हो गया कि no chance of photorespiration. More effective than C3 plant. On present CO2 concentration, C4 plants are highly suited. Their compensation point is the very low even on 10 ppm. जबकि C3 प्लांट का कंपनसेशन पॉइंट 50 ppm, इवन 10 ppm कार्बन डाइऑक्साइड पर भी ये काम कर सकता है. तो आपने C4 प्लांट समझा, उसके अंदर C4 साइकिल समझा, C3 प्लांट समझा, C3 साइकिल समझा. अब आइए बात करते हैं हम लोग काम. ये क्या है? C4 साइकिल का ही मॉडिफिकेशन है. काम प्लांट या क्रेसियोलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म या डार्क CO2 फिक्सेशन या डार्क एसिडिफिकेशन. O'Leary and Rossini discovered CO2 fixation occur in the night in the member of Crassiolaceae family as succulent xerophytic plants. In calm plant, stomata open in night, close in day, known as escotomotive stomata. Example of calm plant are Kalanchoe, Bryophyllum, Opuntia, Agave, Aloe, Euphorbia, Pineapple, विल्विशिया जिम्नोस्पर्मेटिसी. ये सारे काम प्लांट्स हैं. क्रेसियोलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स. प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 PEP like C4 plants. And oxaloacetic acid is the first stable product like C4 plants. PEP carboxylase and ribosco present in mesophyll cell. यहाँ दोनों mesophyll cell में पाए जाते हैं. बंडल सी सेल की आवश्यकता नहीं है. नो क्रांजियोनाटॉमी. In calm plant, 30 ATP and 12 NADPH2 are required for one glucose synthesis. Calm plant exhibit adaptation for conserving water क्योंकि जीरोफाइटिक एरिया में पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है, इसलिए बट नेचुरल है कि कंजर्विंग वाटर कंजर्व करेगा. अब देखिए इसकी स्टोमाटा कब ओपन होता है? डार्क में. स्टोमाटा ओपन इन डार्क. एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इन क्लोरोप्लास्ट और फॉस्फोइनॉल कार्बोक्साइलेज की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. कब? रात में. और रात में ही क्या बन जाएगा? मैलिक एसिड. जो मैलिक एसिड कहां आकर के कंजर्व हो गया? स्टोर हो गया वैक्यूल में. तो रात में कौन सी घटना हुई कि मैलिक एसिड का निर्माण हो गया. अब दिन में आओ, जब स्टोमाटा क्लोज, मैलिक एसिड निकला और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया किसमें? पायरुविक एसिड में. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया? केल्विन साइकिल चलाया. क्लोरोप्लास्ट. तो यहां रात में कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड बनाता है और दिन में मैलिक एसिड कन्वर्ट होके पायरुवेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? केल्विन साइकिल चलाता है. यह स्मॉल मॉडिफिकेशन है और कोई बात नहीं है इसमें. अब आइए C2 साइकिल या फोटो रिस्पायरेशन. The light dependent
uptake of O2 and release of CO2 in C3 photosynthetic cell is called photorespiration. कहता है कि रूबिस्को C3 प्लांट्स के मेजोफिल सेल में जो रूबिस्को है उसका फुल फॉर्म होता है राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्जिलेज ऑक्सीजिनेज। तो कार्बोक्जिलेज और ऑक्सीजिनेज, तो कार्बोक्जिलेज का काम है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन कराना आरयूबीपी को, और ऑक्सीजिनेज का काम है आरयूबीपी को ऑक्सीजन से कंबाइन कराना। तो अगर आरयूबीपी ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाए तो वो फोटो रिस्पायरेशन होगा। लेकिन कब कंबाइन करेगा? एट द लो CO2 कंसंट्रेशन। जब एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन CO2 का लो हो जाएगा तो रूबिस्को ऑक्सीजिनेज के भांति काम करेगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा। फोटो रिस्पायरेशन does not produce ATP and NADPH and sugar, but involve oxidation of organic compound. It is the wasteful process, बार बार पूछा गया है, occur in chloroplast, peroxisome and mitochondria. ये 3 ऑर्गेनेला में काम करता है। कहां कहां? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। देखिए ये क्या है? रूबिस्को। तो कहता है रूबिस्को में अगर CO2 काम करेगा तो कार्बोक्जिलेज पार्ट काम कर रहा है, लेकिन जब CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो O2 भाग लेगा ऑक्सीजिनेज। तो रूबिस्को अगर काम करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रूबिस्को कर रहा है तो 6 कार्बन राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के 6 कार्बन होगा। तो उसको पी ग्लिसरेट, ये पी ग्लिसरेट 2 मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। कितना? 2 मॉलिक्यूल। लेकिन जब O2 काम करेगा तो राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट तो 5 ही कार्बन का है, वो टूटेगा तो 2 कार्बन और 3 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो 2 कार्बन पी ग्लाइकोलेट। कब? जब ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। खूब ध्यान से सुनिएगा। तो 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा और एक 3 कार्बन का, लेकिन CO2 आएगा तो 2 कार्बन, 2 कंपाउंड बनेगा 3 कार्बन का। तो ये पी ग्लाइकोलेट एक बना और ग्लिसरेट। तो पी ग्लाइकोलेट से पुनः ग्लिसरेट का उत्पादन होना कहलाता है फोटो रिस्पायरेशन। क्या हुआ? फिर से समझ लें कि O2 जब राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट से ऐड हुआ तो 5 कार्बन टूटने से 3 कार्बन का एक कंपाउंड, 2 कार्बन का एक कंपाउंड बना, और ये 2 कार्बन का कंपाउंड भी आगे चल के 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। कैसे होगा ये जाने, क्योंकि ये 2 कार्बन का और ये 3 कार्बन है, 2 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन कैसे होगा? तो नहीं, दो कंपाउंड 2 कार्बन का एक कंपाउंड 3 कार्बन का बना सकता है कि नहीं? और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। देखे? तो इसमें क्या हुआ? इस प्रोसेस में देखा गया कि ऑक्सीजन इंटर कर रहा है और रिलीज क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा काम कहां होता है? फोटोसिंथेसिस में, रिस्पायरेशन में।
लेकिन यह रिस्पायरेशन लाइट की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया फोटो रिस्पायरेशन। क्या नाम रखा गया? फोटो रिस्पायरेशन। आइए समझिए। अभी आपने जाना कि 3 ऑर्गेनेला में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट। अब क्या हो रहा है? देखिए यहां ऑक्सीजन और रुबिस्को फॉस्फेट, राइब्यूलोज फॉस्फेट, ये दोनों मिलता है तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसमें 2 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन, 5 कार्बन का कंपाउंड। अभी फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या होता है? पेरोक्सीजोम में आ गया और क्या बना दिया? यहां तो पहले ग्लाइकोलेट में बदला, ग्लाइकोलेट कहां आ गया? पेरोक्सीजोम में। क्या बना दिया? ग्लाइऑक्जिलेट। ग्लाइऑक्जिलेट किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? एमिनो एसिड है। अब ये ग्लाइसिन कहां आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में, और 2 ग्लाइसिन 1 सेरीन में बदला और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। अब ये सेरीन पुनः ग्लाइसरेट में बदल गया और ग्लाइसरेट फॉस्फोग्लिसरेट। तो बार बार कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस। अब फोटो रिस्पायरेशन C4 प्लांट में नहीं होता, C3 में होता। यह है रुबिस्को एंजाइम। अगर इस पर CO2 काम कर रहा है तो देखिए केल्विन साइकिल चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर CO2 ले रहा है तो केल्विन साइकिल, लेकिन जब O2 ले रहा है तो फोटो रिस्पायरेशन। देखा? यही उस समय से समझा रहे थे। यहां क्या, एक मॉलिक्यूल CO2 से और राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट से क्या बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और यहां राइबोज 5 फॉस RUBP से क्या बन रहा है? 1 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसराइड और 1 मॉलिक्यूल P ग्लाइकोलेट। और यहां क्या हो रहा है? CO2 रिलीज हो रहा है, O2 इन हो रहा है, इसलिए नाम क्या होगा? फोटो रिस्पायरेशन। क्या नाम होगा? फोटो रिस्पायरेशन। तो केल्विन साइकिल और फोटो रिस्पायरेशन में क्या अंतर है, आप लोगों ने देखा। ये C2 साइकिल इसलिए कहा जाता है कि यहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 2 कार्बन का है। ऐसा नहीं बोल दीजिएगा कि C2 साइकिल C2 प्लांट में चलता है, C3 साइकिल C3 प्लांट में चलता है, C4 साइकिल C4 प्लांट में चलता है, लेकिन C2 साइकिल भी C3 प्लांट में ही चलता है। अब आ गया फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। छोटी बात है। पहला आइए जानिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। कहता है कि जो भी फैक्टर फोटोसिंथेसिस को गवर्न करते हैं उसमें से कोई भी एक फैक्टर कम हो जाए तो वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करने लगता है। When a process is conditioned to the rapidity by a number of factors, then the rate of process is limited by pace of slowest factor। जो सबसे स्लो हो जाए, जैसे CO2, लाइट, क्लोरोफिल, वाटर, टेम्परेचर, etc. CO2 becoming limiting in the clear sky, but light limiting in cloudy days and in dense forest। Atmospheric CO2 is not limiting factor in C4 plant, याद रखिएगा, and submerged hydrophytes। Light, at the low light intensity there is a linear relationship between the light intensity and the rate of photosynthesis, but the high light intensity that there are further increase of rate of photosynthesis and the very high light intensity photooxidation or solarization of the photosynthetic pigment occur। Intensity of light at which rate of photosynthesis
become equal with the rate of respiration in plant। कहता है कि लाइट की वह इंटेंसिटी जहां फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट बराबर हो जाए, इसे हम लोग कहते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। यानी कंपनसेशन पॉइंट मतलब कि किसी भी पौधे में ऑक्सीजन निकलने का दर और कार्बन डाइऑक्साइड जाने का दर बराबर हो जाए। यानी फिर समझो कि वह सच पॉइंट जिस समय पौधा न कार्बन डाइऑक्साइड ले और न ऑक्सीजन दे, क्योंकि जितना उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है उतना उसको रिस्पायरेशन के द्वारा बन जा रहा है, और जितना उसको ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में जरूरत है उतना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बन जा रहा है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। नेट फोटोसिंथेसिस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट दिस पॉइंट 0 एंड नो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड एटमोस्फियर। तो कंपनसेशन पॉइंट आपने समझा कि क्या है? तो याद रखना है कि वह पॉइंट जहां पर पौधा न कार्बन डाइऑक्साइड ले न ऑक्सीजन दे, यानी उसमें सरप्लस कार्बोहाइड्रेट न बने, जितना बने उतना खर्च हो जाए। फोटोसिंथेसिस एंड लाइट लिमिटिंग फैक्टर। देखिए यही ग्राफ है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है और लाइट इंटेंसिटी इधर बढ़ रही है, तो ग्राफ कैसे गया? At the amount of light increase, the rate increase quickly. The limiting factor is light. दूसरा, here increasing the amount of light has no effect on rate. The limiting factor is the now carbon dioxide or temperature. या तो ये ग्राफ में यहां पर क्या, there is here increase the amount of light has no effect on the rate. द लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया अब? कार्बन डाइऑक्साइड या टेम्परेचर। तो यहां से पहले क्या हुआ? लाइट की इंटेंसिटी जब बढ़ाया गया तो बढ़ा, यहां से ऊपर क्या नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये नहीं हो रहा है, ये लिमिट हो रहा है किसके वजह से? टेम्परेचर या कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए टेम्परेचर के लिए कैसा होगा कि पहले तो ये बढ़ा, at temperature increase so does not rate become photosynthetic enzyme work based in the warmth here. The limiting factor is temperature. अब ये टेम्परेचर, अब और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ऐसे ग्राफ नहीं गया, ग्राफ सडन ड्रॉप हो गया। कहां? 45 डिग्री पर। Most plant enzyme are destroy about 45 degrees C. Here photosynthesis stop at the rate fall 0. अब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह लिमिटिंग फैक्टर? At the amount of carbon dioxide goes up, so that does not rate increase. The limiting factor is the carbon dioxide. Clear? तो यहां देखे, यहां देखे तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस 20 से 25 डिग्री चाहिए C3 प्लांट्स के लिए और 30 से 40 डिग्री C4 प्लांट। हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। डार्क रिएक्शन आर मोर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन। अब CO2 between 0.03 to 0.04%. Increase CO2 concentration up to rate of photosynthesis increase in higher concentration. टॉक्सिक फॉर प्लांट, ज्यादा हाइयर कंसंट्रेशन भी प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होगा, क्योंकि स्टोमाटा क्लोजिंग क्या करेगा? स्टोमाटा क्लोजर करेगा।
CO2 compensation point when plant saturated with full light. CO2 compensation point for C4 plant 0 to 10 ppm और C3 plant के लिए 25 to 100 ppm. CO2 saturation C3 plant beyond 400 550 ml per liter. C4 plants 360 ml per liter. लाइट इंटेंसिटी में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होगा? 38% पर. टेम्परेचर क्या? 25 to 35. कार्बन डाइऑक्साइड 0.196 0.2. तो ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का डाटा है. क्योंकि यहां तक धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद ऊपर नहीं जा रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है ग्राफ. तो ये सारे फैक्टर थे. कंपनसेशन पॉइंट देख लीजिए, C4 प्लांट्स में कम है, सिचुएशन यहां है, और C3 प्लांट में. वाटर भी फैक्टर है. दूसरा फैक्टर क्या होंगे? इंटरनल फैक्टर, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, लीफ एनाटॉमी, और इनहिबिटर. इनहिबिटर क्या करते हैं? लाइट रिएक्शन को रोकते हैं. यह भी फोटोसिंथेसिस. इनहिबिटर में कौन आएगा? DCMU, डाइक्लोरोफिनाइल यूरिया, CMU, पैन. ये सब क्या करता है? PS सेकेंड को स्टॉप कर देता. तो नॉन साइक्लिक में PS सेकेंड में ये सब काम करते हैं, और साइक्लिक में काम करता है क्या? पाराक्वेट या वाइलोजेन डाई. इनहिबिट इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन P700 एंड FD. और ये सारे लोग क्या कहलाते हैं? हर्बिसाइड या वीडिसाइड, खरपतवार नियंत्रक. तो आपने जाना कि खरपतवार नियंत्रक कैसे काम करते हैं, मोड ऑफ एक्शन उनका क्या है. तो वो इनहिबिटर की भांति काम करते हैं और फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक देते हैं. आइए देखते हैं कैसे. यह है डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया और यह पाराक्विट मिथाइल वायलोजेन. DCMU broad spectrum herbicide that function by blocking the electron flow through the PS सेकेंड. ये देखिए PS सेकेंड पर कहा यह ब्लॉक कर दिया गया. PQ और PC साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को क्या किया? काम करने से रोक दिया. इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा और पौधे सूख जाएंगे. Another herbicide, paraquat, prevent reduction of NADPH by the accepting electron. So intermediate reduction in photosystem 1. अब यहां देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो पौधा NADPH नहीं बनाएगा. इस तरह प्लांट क्या होगा? डाई कर जाएगा. तो याद रखिएगा कि हर्बिसाइड पौधा को कैसे मारता है? लाइट रिएक्शन रोक करके, न कि डार्क रिएक्शन. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. CO2 एंड O2 compete the same active site of Rubis को पता है. पेप्केज एक्टिवेट बाय ब्लू लाइट. In photorespiration 25% of fixed carbon is lost. Light compensation point can be observed open atmosphere in morning, evening, but CO2 compensation point observed open in open atmosphere. तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट पौधे में कब दिखता है? सुबह में और शाम में. और CO2 कंपनसेशन दिन भर, जब भी चाहे. आइए अब चलते चलते थोड़ा सा बात, एक छोटा बात जानते हैं. बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस. सर्टेन बैक्टीरिया आर कैपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस. एग्जाम्पल क्लोरोबियम ग्रीन सल्फर, क्रोमेटियम पर्पल सल्फर, रोडोस्पाइरुलम और
Rhodosudomonas. Cyclic photophosphorylation is important method to bacterial photosynthesis. Absorption of infrared spectrum takes place during bacterial photosynthesis and no red drop. यहाँ पर नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन नहीं, साइक्लिक लाइट रिएक्शन चलता है, याद रखेंगे। यहाँ पीएस एब्सेंट होता है जिससे कुछ ऑक्सीजन नहीं पैदा होगा, लेकिन सब बैक्टीरिया में नहीं। पीएच सेकेंड क्या करेगा, ऑक्सीजन पैदा करता, एब्सेंट है, इसलिए जेड स्कीम एब्सेंट होगा, नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग पावर जनरेट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज NADH plus H. Pigment system of bacteria denoted by B890 plus 870. Evolution of O2 is not related in bacterial photosynthesis. लेकिन सियानोबैक्टीरिया में ये होता है। वाटर इज नॉट हाइड्रोजन डोनर। सिंपल बात है कि जब ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तभी नहीं निकले जब वाटर हाइड्रोजन डोनर नहीं होगा। यहां पर क्या होता है, सल्फाइड हाइड्रोजन डोनर होता है। देखिए यहां 12H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन डोनर है तो क्या निकलेगा, सल्फर निकलेगा। इसलिए यह बैक्टीरिया कहलाता है सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ऑक्सीजन निकलता है, इसलिए बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस दो प्रकार के होते हैं, एनएरोबिक एनएरोबिक। बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सबसे पहले क्या हुआ, बीजीए में, ब्लू ग्रीन एल्गी सियानोबैक्टीरिया में देखा गया, और एनऑक्सीजेनिक कहां देखा गया, और दूसरे बैक्टीरिया सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया इत्यादि कार्बन बैक्टीरिया में देखा गया। तो ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस था। फोटोसिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन पूछे। आप लोग तो कुछ पूछते ही रहे आजकल।